नमस्कार। ध्यान देंगे, अगर आप घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस चैनल के माध्यम से 67वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है और इस श्रृंखला का ये पहला वीडियो है जहां पर आपको मैं इसके बारे में बता रहा हूं। इस पूरी वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ये निसंदेह ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को एकदम से सिलेबस के अनुरूप ही तैयार किया गया है। जिस भी खंड से बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं सभी खंड से यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं और करंट अफेयर्स पे विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। जो भी करंट अफेयर्स हैं सारे के सारे अपडेटेड हैं, जो कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए आपके लिए निसंदेह ही काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो की अगर मैं पीडीएफ की बात करूं तो इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे लोगों को डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से डाउनलोड करने में परेशानी होती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे मैं पीडीएफ को डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं प्रश्न की क्वालिटी को। और अब मैं आपको बता दूँ इसकी खास विशेषता के बारे में, तो सभी प्रश्न का समग्र विश्लेषण भी किया गया है, यानी कि इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो उसके विश्लेषण के आधार पे ही मतलब आप उसे अच्छा या बुरा कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न होते हैं उसका अगर विश्लेषण होता है तो उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें आपको पता होता है, तो विश्लेषण जानना काफ़ी अति आवश्यक होता है। तो टेस्ट सीरीज का जो मतलब कि एक रूपरेखा तैयार होता है, मतलब कि आप जिसे अच्छी कह सकते हैं, अच्छा टेस्ट सीरीज, वो विश्लेषण के आधार पर ही कर सकते हैं। तो आप एक बार जाइए इसको डाउनलोड करके देखिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसको तो ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको इसका जो सभी पीडीएफ है इस श्रृंखला के अंतर्गत लगभग 50 पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये साप्ताहिक टेस्ट सीरीज है, तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर लिखा मिल रहा है, तो यहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो इसके बारे में आपको तमाम जानकारियाँ दी जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 150 होंगे और इसका मैक्सिमम मार्क्स जो होगा ये 150 होगा और इसमें टाइम अलॉट होगा 120 मिनट का, और कटअप जो होगा सभी के लिए ये 90 होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं और सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है और ध्यान रखिएगा सभी प्रश्नों को आपको काउंट भी करना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे 150 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि आप जान पाए कि आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पे सही से हल किया और मैं भी जान सकूं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, तो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न जो होगा यह है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब या फिर आदि ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब या फिर आदि ग्रंथ जिसे कहा जाता है, इसका रचना किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसके जो रचनाकार हैं ये हैं गुरु अर्जुन देव। ये सिखों के 5वें गुरु हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा पवित्र ग्रंथ जो है इनका आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहब की रचना किया गया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। बराबर की गुफाओं का जो प्रयोग किया जाता था ये आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। अशोक ने इसका निर्माण किया था। ध्यान रखिएगा ये बिहार प्रांत के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों को काटकर इसका निर्माण किया गया था और इसका जो आश्रय गृह के रूप में आजीविकों के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। और ध्यान दीजिएगा एक बात यह भी कि बीपीएससी परीक्षा में इसका आदत है कि ये 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न को पूछती है, तो 5वां ऑप्शन को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है अगर आप 5वें ऑप्शन को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से कहाँ है। देखिए सभी प्रश्नों का यहाँ पे मैं आंसर इसलिए बता रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रश्न बहुत अधिक है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से कहाँ है। तो कालाहारी रेगिस्तान जो है ये अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में है और ये काफ़ी विशाल रेगिस्तान है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो रहने वाली जनजाति है इसे बुशमैन कहा जाता है। कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाली जनजाति को बुशमैन कहा जाता है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर किसी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसकी जो समय अवधि है ये बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 गुना होता है, तो इस वजह से समय अवधि बढ़ने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, चौथा का। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक कोयले का प्रकार है। देखिए बेसिकली कोयले जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कोयला 4 प्रकार का एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, जबकि पीट जो है कोयला का चौथा प्रकार है, लेकिन यहाँ पे पीट ऑप्शन में नहीं है, कोक है। तो कोक ये कोयला का प्रकार नहीं है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा
प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोयले का कौन एक प्रकार है, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, ये ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही है। यानी कि ए, उसके बाद बी और डी, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ई, कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन किए रहते तो इसके बारे में, जो भी कोयले के 4 प्रकार हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण रूप से जो भी विश्लेषण इसका बनता है वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिलता। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये आप सभी जानते हैं, और इसके सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि राज्यसभा जो होता है एक अस्थायी सदन होता है, और इसका जो सदस्य है ये जो चुने जाते हैं ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं राज्यसभा के सदस्य के अंतर्गत सभापति की बात करूं, तो सभापति जो होते हैं राज्यसभा का, ये उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है। इस बात का ध्यान रखिए। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ह्यूमन लाइब्रेरी का जो मुख्यालय स्थित है ये कोपनहेगन डेनमार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है। कार्बन, चांदी, पारा या फिर सोना। तो सबसे कम गलनांक जो है ये पारा का है। निम्नलिखित में से ये चारों ऑप्शन के आधार पर पारा का गलनांक सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि बिहार के राजगीर में कितने साल के बाद मलमास मेला का आयोजन होता है। राजगीर में कितने साल के बाद मलमास मेला का आयोजन होता है। तो प्रत्येक 3 वर्ष पे 3 साल के बाद मलमास मेला का आयोजन होता है राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से काव्य शैली का जो ये प्राचीनतम नमूना मिला है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस मुगल शासक ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये औरंगजेब इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। योग दर्शन का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। और इस दर्शन का जो प्रमुख लक्ष्य है वो मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो योग दर्शन का जो प्रतिपादक है ये पतंजलि है। ऑप्शन नंबर पतंजलि मुनि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। रडार का जो प्रयोग किया जाता है मैं आपको बता दूं कि ये मतलब कि वस्तुओं को पता लगाने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि सूक्ष्म तरंगों तथा रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। तो इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें पता लगाई जाती है वो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। इसकी सहायता से जैसे कि गतिमान वस्तुएं जो भी हैं, जैसे कि वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी आदि की मतलब पता लगाया जाता है, इसकी स्थिति का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो ये हमारा यहाँ पे होगा 14 का ऑप्शन नंबर ई। और इसके अंतर्गत यहाँ पे आप देखेंगे बी और डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूरस्थ वस्तुओं का पहचान और पता लगाने के लिए और वायुयान की गति मापने के लिए तो रडार का जो प्रयोग किया जाता है इसी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा जो फाइनल आंसर होगा इस प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे ये माने जाते हैं यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा न्याय देव को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
कि प्रश्न है कि किस काश्तकारी अधिनियम के द्वारा बंगाल के साथ बिहार के काश्तकारों को भूमि पर अधिकार दिया गया था। किस काश्तकारी अधिनियम के द्वारा बंगाल के साथ बिहार के काश्तकारों को भी भूमि पर अधिकार दिया गया था। तो ये जो अधिनियम था ये था बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टेट पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से, खास करके बीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि कितना रहा। देखिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब तक 2021 का जनगणना नहीं हो जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो दशकीय वृद्धि माना जाता है ये 25.07% रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि साल 2001 से लेकर 2011 तक बीच में जो देश की जनसंख्या में वृद्धि दर रहा वो 17.64% रहा। पूरे देश की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेकिन वहीं पर अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में ये 25.07 रहा। संपूर्ण देश के प्रतिशत से भी ये आगे था दशकीय वृद्धि में। तो ध्यान रखिएगा 25.07 इसका राइट आंसर होगा। और देश वाला जो मैंने बताया कि पूरे देश का 17.64% था। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। तो ध्यान दीजिए 18 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कौन एक अदिश राशि नहीं है। तो इसके अंतर्गत ए, बी और डी संवेग, बल और दूरी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जो तीनों है ये अदिश राशि नहीं बल्कि सदिश राशि हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश राशि कहा जाता है। लेकिन जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप, विद्युत, ये मतलब कि जितनी भी चीज़ें होती है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि 19 नंबर किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ध्यान रखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 19 का ये हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। जो कंपनी को एकाधिकार मिला था व्यापार क्षेत्र में उसे इस अधिनियम के द्वारा यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। निम्नलिखित में से किन्हें मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, और ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इसका जो मूल नाम था ये था उलुग खां, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हें ही मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। 22 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं ये यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये इसके जीवन का पहला उपन्यास था और इसका पहला संस्करण जो हुआ था ये 1865 में हुआ था और ये बंगाली भाषा में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये बंगाली भाषा में हुआ था, कब हुआ था तो ये आप ध्यान रखिएगा ये 1865 में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी के जीवन का ये पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है पुणे समझौते का उद्देश्य क्या था। पुणे समझौते भारत के इतिहास में काफ़ी अहम रोल रखता है, तो इसका उद्देश्य क्या था। इस प्रश्न का राइट आंसर है दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस समझौते के अंतर्गत दलित वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल तो नहीं दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो प्रांतीय विधानमंडल में थी वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है कि किस जल में लोहे में शीघ्र जंग लग जाता है। किस जल में, तो देखिए आपको सभी को पता है कि समुद्र का जल जो होता है उसमें लवण की मात्रा बहुत होती है, यानी कि खारापन बहुत होता है, जिस वजह से मतलब कि नमक की मौजूदगी के कारण इसमें जंग जल्दी लगता है। तो ध्यान रखिएगा 24 का जो यहाँ राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला समाचार पत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला समाचार पत्र है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बंगाल गजट, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र है, जिसे कि जेम्स ऑगस्ट के द्वारा मतलब इसका प्रकाशन किया गया था 1780 में। ध्यान रखिएगा ये डेट 1780 में, ठीक है, 1780। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई थी ये 58 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी और इसे भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। और इसका जो आरंभ किया गया था ये विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर का तापमान को नियंत्रित रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर का यानी कि मनुष्य शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित रखती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। निम्नलिखित में से गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया था। ऑप्शन नंबर एक्चुअली में यहाँ सी डी नहीं बल्कि सी होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के किस सहयोगी के द्वारा 1837 में अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा गया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी थे, ये आप सभी जानते होंगे, ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि 1837 में अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में जो सफलता प्राप्त हुई थी जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी ये अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्लेडोफोरा, इसका प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। उसका अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट पेन का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, यह किसका अपर रूप है। तो ग्रेफाइट जो है ये किसका अपर रूप है, ये कार्बन का अपर रूप है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का कुचालक होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका एक अपर रूप हीरा है, जो कि मतलब कार्बन का एक अपर रूप हीरा है और दूसरा जो है ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो होता है ये अत्यंत कठोर है, जबकि हीरा जो है अत्यंत कठोर है और जो ग्रेफाइट है ये मुलायम और विद्युत का चालक होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी ये मतलब कि इसका अपर रूप है कार्बन का, ये ध्यान रखिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। श्वेत रुधिराणु कौन सा है निम्नलिखित में से। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोनोसाइट, जो कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। तो महात्मा गांधी ने 1894 में, ध्यान दीजिए 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मुख्यतः किस राज्य में मुंडा जनजाति निवास करती है। तो मुख्य रूप से मुंडा जनजाति जो निवास करती है ये झारखंड में करती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यह कथन किसका है। कथन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यह कथन किसका है। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, यह कथन किसका है। तो ध्यान रखिएगा यह कथन था के.एम. पन्नीकर का, इतिहासकार के.एम. पन्नीकर, इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये परियोजना संबंधित है उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसके द्वारा पढ़ा गया था? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के दरबार में किसके द्वारा पढ़ा गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर और वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी को जो अर्धनग्न फकीर कहा गया था ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था, और उसके बाद वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के जो संबोधित किया गया था ये किसके द्वारा कहा गया था? ये माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहकर संबोधित किया गया था। ए और बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रकार फाइनल आंसर जो बनेगा इसका ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर ई को भी हर प्रश्न में ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा इतिहास में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा इतिहास में जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है ये किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड का निर्देश पत्र जो कि 1854 में मतलब कि प्रकाशित हुआ था, ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मुंह में दिए जाने वाले पोलियो के टीके का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जो मुंह में जो पोलियो का टीका दिया जाता है आप सभी को पता है, तो इस टीके का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये अल्बर्ट साबिन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अल्बर्ट साबिन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा का कारण क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा का कारण क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रकाश का परिकिरणन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये 7 श्रेणियों में बेसिकली विभाजित किया गया था। अब मैं आपको यहाँ पे 7 श्रेणियों के बारे में बता दूं, ये श्रेणी कौन कौन से हैं जिन्होंने मतलब कि मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में जो बांटा था, ये श्रेणी कौन कौन से हैं? तो पहला था दार्शनिक, दूसरा कारीगर, तीसरा किसान, चौथा अहिर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां और अंतिम जो था ये था सभासद। तो पहला आपको ध्यान रखना है, पहला था दार्शनिक। तो ये 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को बांटा था, और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये ध्यान रखिएगा, और इन्होंने इंडिका की रचना किया था। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 45 नंबर प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटक में ये कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि 98 मीटर ऊंचाई से जहाँ पे जल गिरता है। ध्यान रखिएगा ये कावेरी नदी पर है, ये कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं अगर इसकी स्थापना की बात बता दूँ, इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1902 में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कार्बन, आयरन, हीलियम, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है इन सभी में इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है ये H2O यानी कि जल में मतलब ये होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ कि मानव शरीर में जो पाए जाने वाले तत्व हैं मुख्यतः 4 तत्व यहाँ पे हैं। एक सेकंड में आपको बता दूं कि मुख्यतः 4 तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है, और सबसे बड़ा हिस्सा जो प्रतिशत है ये ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन जो होते हैं ये हमारे शरीर में पानी के हिस्से के रूप में होते हैं, मतलब कि पानी में ही होते हैं H2O में। तो ध्यान रखिएगा सबसे मुख्य तत्व जो प्रचुर मात्रा में ये है ऑक्सीजन। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 47 नंबर प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो देखिए ये जो स्थापना किया गया था मतलब ये स्थापना जो किया गया था तो ये किया गया था 1774 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रांतीय सभा का स्थापना ये 1774 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में मनसबदारी प्रथा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में मनसबदारी प्रथा शुरू करने का श्रेय जो दिया जाता है ये बाबर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 48 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बाबर को इसका श्रेय दिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में
ऑप्शन नंबर ए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है। संसार में किस देश में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिरिमाओ भंडारके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है ये किया जाता है अमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एम्पियर जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, और परिपथों में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में जो कुलम्ब होता है, एक कुलम्ब आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, तो उसे ही विद्युत धारा का मतलब कि 1 एम्पियर कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस वर्ष फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिना अतिरिक्त शुल्क दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो फर्रुखसियर ने किस वर्ष अंग्रेजों को बिना मतलब अतिरिक्त शुल्क के बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो यानी कि शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति कब दी थी। तो 52 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1717 में। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। किताबुल हिंद के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। किताबुल हिंद के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना किस वर्ष किए थे। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज की रचना किस वर्ष से किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1909 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1909 में। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि हड़प्पा कालीन बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का लेप चढ़ाया हुआ होता था। जो हड़प्पा कालीन बर्तन थे उस पर किस रंग का लेप होता था। ध्यान रखिएगा 55 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा लाल रंग का। ये जो लेप होता था ये मुख्यतः लाल रंग का होता था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। किसने स्थापित किया था। तो मगध में ब्राह्मण राज्य जो स्थापित किया था इसका श्रेय दिया जाता है पुष्यमित्र शुंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पे मैं अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दूँ तो पुष्यमित्र शुंग जो थे इन्होंने मगध में सर्वप्रथम ब्राह्मण राज्य का स्थापना किया था और देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। और इसी मतलब देवभूति का जो उत्तराधिकारी था ये वासुदेव बना था, जो कि देवभूति का हत्या करके कण्व वंश की स्थापना किया था। तो मैंने मगध पे जिन राजवंशों ने शासन स्थापित किया था उसका एक ट्रिक मैंने बताया था, हसीन मसूद। तो उस ट्रिक के बारे में मैंने कई सारे वीडियो में बताया, जहाँ पे मैंने बताया था हसीन यानी कि ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, नौ से नंद, फिर मसूक, मौ से मौर्य, फिर शु से शुंग, फिर कौ से कण्व। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि पाटलिपुत्र में नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है मेगास्थनीज और चाणक्य में। तो इसके बारे में आपको बता दूं, इसका राइट जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर निर्माण व सुंदरता का वर्णन जो किया है इंडिका में किया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि शुंग वंश के बाद कण्व वंश की सत्ता स्थापित हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था, जो कि देवभूति का जो उत्तराधिकारी था वासुदेव, उन्होंने इनकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थे। तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन जो अभिलेख की लिपि जो थी, यहाँ पे मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो ब्राह्मी थी। अगर लिपि की बात करेगा तो राइट आंसर होगा ब्राह्मी, जबकि अगर भाषा की बात करेगा तो भाषा होगा प्राकृत। ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का जो शासक था, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजातशत्रु। ये हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश को प्रत्यहंता वंश भी कहा जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध के शासक ने की थी।
तो राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना का श्रेय मगध के शासक अजातशत्रु को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र में एक सैनिक छावनी का निर्माण किया था लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तबकाते नासिरी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तबकाते नासिरी से मतलब कि इसका जानकारी का ये मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कई सारे स्रोत और भी हैं, जैसे कि शिलालेख होगी, सिक्के होगी, ताम्रपत्र, दस्तावेज, विदेशी यात्रियों का यात्रांत विवरण, इन सभी के आधार पर भी मतलब कि इसके बारे में जानकारी एकत्र किया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने पटना नगर किससे जीता था? मुगल सम्राट अकबर ने पटना नगर किससे जीता था? 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा दाऊद खां करानी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किला का निर्माण किसने करवाया था? बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इस प्रश्न में 2 राइट आंसर होगा। पहला होगा शेरशाह सूरी और दूसरा होगा राजा हरिश्चंद्र। इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? किस मुगल शासक के काल में? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए किसी भी एग्जाम में टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा अहम रोल होता है ये बात आप लोग जानते होंगे। पिछले वर्ष भी मैंने आपको टेस्ट सीरीज के वीडियो तथा पीडीएफ प्रोवाइड कराए थे, जो कि काफ़ी अच्छे रहा, जो कि एग्जाम में प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से रहा। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे प्रश्न आए और साथ ही करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा उसमें। करंट अफेयर्स बहुत सारे मैच हुए, तो उसी के तर्ज पे इस वर्ष भी किया गया है। तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मतलब अभी से आप प्रिपेयर होंगे एग्जाम के लिए। जब एग्जाम का फॉर्म अप्लाई होता तब से आप सोचते हैं कि एग्जाम की तैयारी की जाए, तो क्यों ना मैं अभी से करूँ। जब एग्जाम का तैयारी जब मैं स्टार्ट करना ही है मुझे एग्जाम से 3 महीने पहले, तो मैं अभी से क्यों नहीं करूँ। अगर युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी नहीं कीजिएगा तो युद्ध में आप हार जाइएगा। तो इसलिए अभी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसमें जो भी मतलब यहाँ पे आएंगे पीडीएफ वो सभी आपको मिलेगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो ये किसने बताया था? ऑप्शन नंबर डी टेवर्नियर। ऑप्शन नंबर डी टेवर्नियर के द्वारा ये बताया गया था। कहीं कि आपको तेवर्नियर भी लिखा हुआ मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इनके आधार पर मुगल साम्राज्य का दूसरा जो सबसे बड़ा नगर था ये था कौन था? पटना था। और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की राशि मंजूर की है? तो गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के द्वारा भी हाल ही में जो राशि जारी की गई है ये 40 करोड़ डॉलर की राशि जारी की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है जेनेवा में? तो इसका जो राइट आंसर होगा 68 का ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरामणि पांडे को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीनों के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? यानी कि नागालैंड में कितने महीनों के लिए अफस्पा लागू हुआ है? तो ये जो लागू हुआ है ये 6 माह के लिए लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया? किस फुटबॉलर ने? तो ये जो मतलब उपलब्धि हासिल की गई है ये किया गया है लियोनेल मेसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है ये किसे नियुक्त किया गया है? मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इमरान ख्वाजा को नियुक्त किया गया है।
अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर इमरान खाजा को नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले शशांक मनोहर जिसके अध्यक्ष जो थे ये इस्तीफा दे दिए यहाँ से। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो ये जो हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की गई है अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल के द्वारा, तो ये हिस्सेदारी 0.39% है। 0.39% हिस्सेदारी खरीदने की, यानी कि जियो प्लेटफॉर्म्स में खरीदने की मतलब ये घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने किया है, तो देश भर के किसानों के लिए किस बैंक ने, तो HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैंप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है। कितने रुपए की बीमा कैंप के साथ, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये 74 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.5 लाख रुपए के बीमा कैंप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 2.5 लाख रुपये। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इंडिगो के अनुसार 2020 के अंत तक वह डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई थी इंडिगो के अनुसार। तो इंडिगो के द्वारा जो घोषणा किया गया था ये डॉक्टरों और नर्सों को हवाई यात्रा में कितने प्रतिशत की छूट देने की, तो मैं बता दूं आपको कि 25% की छूट देने का घोषणा किया गया था इंडिगो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 76 नंबर प्रश्न है कि पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर जितनी हो जाएगी कितनी होगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 76 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.09 अरब हो जाएगी द लेसेंट पत्रिका के आधार पर। ठीक है, तो जो द लेसेंट पत्रिका है ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, मैं आपको बता दूं, और यह दुनिया भर में सबसे पुरानी एक सामान्य पत्रिका है। जो दुनिया भर में प्रकाशित होने वाली पत्रिका है ये सबसे पुरानी पत्रिकाओं की गिनती में है, और ये 1823 में एक अंग्रेज सर्जन थॉमस वेकले द्वारा स्थापित किया गया था। थॉमस वेकले इसका नाम है, आप ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा ये स्थापित किया गया था। और इसी पत्रिका के मुताबिक, यानी कि द लेसेंट पत्रिका के मुताबिक इस सदी के अंत तक भारत की आबादी जो है ये घटकर 1.09 अरब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो अफगानिस्तान में भी हाल ही में अगला राजदूत जो नियुक्त किया गया है रुद्रेंद्र टंडन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए रुद्रेंद्र टंडन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अभी हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 78 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा एशियाई विकास बैंक का, इन्हें भी हाल ही में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 79 नंबर प्रश्न हमारा होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कोलकाता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को अस्थायी जज बनाने की सिफारिश की है। तो कुल मिला के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कोलकाता हाई कोर्ट के अगर मैं जजों की बात करूं तो कितने ऐसे जज हैं जिसे कि परमानेंट तौर पर जज बनाने की, यानी अस्थायी तौर पर जज बनाने की सिफारिश की थी। तो 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 9 जजों के लिए ये मतलब कि सिफारिश किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी हाल ही में किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये निमोनिया होगा, कोरोना नहीं बल्कि निमोनिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। अभी अब बांग्लादेश की बात आई है, तो बांग्लादेश में जो मतलब राजदूत नियुक्त किया गया है ये किया गया है विक्रम दुरईस्वामी को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, विक्रम दुरईस्वामी। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा ब्रेटली को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्पोर्ट्स अड्डा का।
अगला प्रश्न है कि विश्व सर्प दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सर्प दिवस प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है। सभी प्रश्नों का डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए पेड ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ को पढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त लीला सत्यनारायण का भी हाल ही में निधन हो गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त लीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने राजधानी में कितने वर्ष तक तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? दिल्ली सरकार के द्वारा कितने वर्षों के लिए किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पाद जो भी होते हैं उसके भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है, भंडारण और बिक्री दोनों पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 1 वर्ष के लिए ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के शेखोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? पाकिस्तान और किस देश के बीच ये परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसका नाम है शेखोटी परियोजना? तो यहाँ पर देखिए आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना जो कि शेखोटी जिले में है। तो ये जो किया गया है पाकिस्तान और किस देश के बीच किया गया है? तो 86 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये पाकिस्तान और चीन के बीच ये परियोजना काम करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणियों में फीस का निर्धारण किया है? किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए 3 श्रेणियों में फीस का निर्धारण किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? ये पंजाब के द्वारा किया गया, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने वर्षों में 100% विद्युत चलित रेलवे नेटवर्क बन जाएगा? यानी कि 100% ये विद्युत से चलने वाला रेलवे नेटवर्क बन जाएगा। ये बात कहा गया था केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। कितने वर्षों में? तो 88 का जो राइट आंसर होगा ये होगा 3.5, यानी कि अगले 3.5 वर्षों में जो इंडियन रेलवे है ये पूर्णतः बिजली से चलने वाला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा सिद्धार्थ मुखर्जी। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? ये जो किया गया था जलाल खां को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जलाल खां को इसमें प्रशासक नियुक्त किया गया था बिहार में। अगला प्रश्न है बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म औसत्य है? इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है बीपीएससी में। तो इस युग्म में अगर मैं बात करूँ नवीन नगर और प्राचीन नगर जो है यहाँ पर जो औसत्य है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये औसत्य है। बल्कि पाटलिपुत्र जो कि पटना का पुराना नाम है, बोध गया जो है वज्रासन इसका पुराना नाम था, और बिहार शरीफ का पुराना नाम उदंतपुरी था। तो ये सभी भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वैशाली और भागलपुर ये मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा है यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो पाटलिपुत्र में चीनी यात्री फाहियान जो था ये 3 वर्षों तक रहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पाटलिपुत्र में जो फाहियान आए थे एक्चुअली में ये 3 वर्ष तक रहे, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि भारत में ये कब आए तो भारत में ये 401 से लेकर 410 ईस्वी तक ये रहे थे, लेकिन इसके अंतर्गत ये 3 साल पाटलिपुत्र में बिताए थे। और ये भारत में जब आए थे तो उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन चल रहा था। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये फाहियान भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न जो है 93 नंबर प्रश्न, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था ये था नागदशक, और इनका जो हत्या किया गया था ये किया गया था शिशुनाग के द्वारा। तो शिशुनाग ने नागदशक का हत्या करके यहाँ पे मतलब मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। हर्यक के बाद आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग नामक व्यक्ति ने जो मतलब शिशुनाग वंश का संस्थापक था, इन्होंने नागदशक का हत्या किया था और शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। ये भी बात ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मौर्यकालीन एक्चुअली में मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी कहाँ से प्राप्त हुई? तो यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति है ये दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ है।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दीदारगंज पटना से ये प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग वेंत से भारत की यात्रा किए थे? चीनी यात्री वांग वेंत से भारत की यात्रा किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में आए थे? तो यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आदित्य सेन के शासनकाल में यात्रा की थी। ये एक राजदूत थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 96 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ध्यान रखिएगा, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात का ध्यान रखिएगा। यह संगति अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया? चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो बिहार का भ्रमण चीनी यात्री इत्सिंग ने 673 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बुद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो पाटलिपुत्र के किस बुद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया गया था कनिष्क के द्वारा? तो इसका नाम है अश्वघोष। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा 99 का ऑप्शन नंबर ए कृष्णगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की जो राजधानी थी ये थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और शुंग वंश कैसा वंश था? अगर ये आपसे पूछा जाए कि शुंग वंश कैसा वंश था, तो यह जो वंश था ये एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक ब्राह्मण वंश था। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 101 नंबर प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो इस प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल तभी जब प्रधानमंत्री सलाह दे। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? हाँ, केवल तभी हटा सकता है लेकिन जब प्रधानमंत्री सलाह दे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, यह कहाँ के रहने वाले थे? तो पेब्लो पिकासो चित्रकार थे, ये रहने वाले थे स्पेन के। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यह स्पेन के रहने वाले थे, स्पेनिश थे। अगला प्रश्न है, चाइनामैन एक पद है जिसे किस में प्रयोग किया जाता है? तो चाइनामैन का जो प्रयोग किया जाता है ये क्रिकेट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? 104 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को का जो प्रधान कार्यालय है ये पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, पेरिस। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, वी हैव मेड ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनका है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा 105 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, नीति से वादा या फिर ट्रस्ट विथ डेस्टिनी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में दिया गया पहला भाषण था और इस भाषण को 20वीं सदी के महान भाषणों में से एक माना जाता है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में दिया गया ये पहला भाषण था, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? हुंकार जो है ये हिंदी कविताओं का संग्रह है और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में धातु रूप में पाई जाती है? तो 107 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न जो है यहाँ पे हमारा 108 नंबर प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके मैं सभी कथनों को पढ़ूंगा और उसको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। तो पहला जो है ऑप्शन नंबर ए में, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है, यह ऑक्सीकारक पदार्थ है, अम्ल से क्रिया करके ऑक्सीजन देता है और यह रंग का अवकरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह रंग का अवकरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है। देखिए हमें ब्लीचिंग पाउडर की बात आई है, तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर मैं रासायनिक सूत्र की बात करूं तो इसका रासायनिक सूत्र आप याद रखिएगा CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं, एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? 109 नंबर प्रश्न है। तो एग्जाम वॉरियर्स के जो लेखक हैं ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए एग्जाम वॉरियर जो है ये एक छोटी सी प्यारी सी एक्टिविटी बुक है जो छात्र छात्राओं को
छात्र छात्राओं को गतिविधियां करते हुए मजे मजे में परीक्षा और जीवन उपयोगी कई गुरु मंत्र को सिखाती है। और इसके जो लेखक हैं ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कब किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था ये आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और उसके 2 दिन बाद से लॉकडाउन। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 मार्च 2020 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयारी में मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा किया गया था, जो कि 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त की अगर मैं बात करूं तो 112 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चैलेंजर गर्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसका अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली जो विख्यात है ये स्वर्ण उत्पादन के लिए है। स्वर्ण उत्पादन के लिए काफ़ी विख्यात है कालगुरली। जिस प्रकार भारत में जो कर्नाटक का कोलार क्षेत्र है जहाँ पे स्वर्ण उत्पादन होता है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है थारू लोगों का निवास स्थान क्या है। तो 114 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा थारू लोगों का जो निवास स्थान है यहाँ पे आपका 2 आंसर सही होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे फाइनल रूप से ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। 115 नंबर प्रश्न का हजीरा उर्वरक कारखाना जो आधारित है ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, प्राकृतिक गैस पर आधारित है। अगला प्रश्न नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है। तो नागार्जुन सागर बांध जो आधारित है ये है कृष्णा नदी पर। तेलंगाना में कृष्णा नदी पर ये नागार्जुन सागर बांध दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर की चिनाई किया हुआ बांध माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो कि तेलंगाना में है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 117 नंबर प्रश्न पे। 117 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, टीन, चांदी, सोना या फिर ग्रेफाइट। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो आप सभी को पता है ये काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आत्मनिर्भर मतलब खुद पर निर्भर, दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तो ग्रेफाइट के मामले में ये आत्मनिर्भर है। अगला प्रश्न है संगमरमर इनमें से क्या है, किस प्रकार की चट्टानें हैं। संगमरमर की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कयांत्रित चट्टान। ताजमहल का जो निर्माण किया गया है संगमरमर के पत्थर से किया गया, जो कि राजस्थान के मकराने के खान से लाया गया था ये पत्थर। ध्यान रखिएगा संगमरमर एक प्रकार का कयांत्रित चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। 120 नंबर प्रश्न है पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह जो है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती ग्रह शुक्र और सूर्य से सबसे निकटवर्ती अगर पूछा जाए तो हमारा होगा बुध। तो सूर्य से दूरी क्रम के अनुसार अगर ग्रहों की बात किया जाए तो बुध, पहले बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार से आप याद रखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सूनहर किसे जोड़ती है। तो सूनहर किसे जोड़ती है, इस प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो सूनहर जो जोड़ती है ये सुपरियर को ह्यूरन से जोड़ती है, सुपरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जो स्थित है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और जितने भी महत्वपूर्ण नहर हैं जो कि मतलब काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी का मैंने डिटेल में यहाँ पे आपको पेड वाले PDF में डाल दिया है, तो आप लोग जरूर देखिएगा जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है।
तो 123 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद स्वीकृति के पूर्व अकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है। देखिए इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 267 में किया गया है और यह निधि राष्ट्रपति या फिर कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है, अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस निधि का जो गठन किया जाता है ये संसद के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात संसद ही तय करती है इस निधि में कितना पैसा होगा। लेकिन कैसे व्यय करना है इसके लिए संसद से अनुमति की जरूरत नहीं है, संसद स्वीकृति के पूर्व ही राष्ट्रपति इसका व्यय कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता था। देखिए योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, आप सभी को पता है कि इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का स्थापना किया गया। तो देखिए योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष था ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नीति आयोग में जो नीति का फॉर्म होता है ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 125 नंबर प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जाता है। देखिए पदच्युत जो किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पदच्युत जो किया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त को ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए धर्मनिरपेक्ष का अगर मैं आपको शाब्दिक अर्थ समझाऊं कि धर्मनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों में समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां। अगला प्रश्न है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। 127 नंबर प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये जेबी कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के झंडा समिति के तदर्भ समिति के अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के झंडा समिति में तदर्भ समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन झंडा समिति के अध्यक्ष की बात किया जाए तो जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। तो 128 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा एक कानूनी सलाहकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है। 129 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संसद में। सारी शक्तियां संसद में सन्निहित है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद जो कि राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। 130 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, अनुच्छेद 51 इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे बात आई है भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो पेड पीडीएफ में मैंने जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक सभी को मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा ताकि जैसे कि आपको याद हो जाए। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक करके एक नया प्रांत बनाया गया था। तो 131 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 1936 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। तो बिहार में किसान सभा के गठन की जो औपचारिक घोषणा हुई थी ये कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 1928 में ये घोषणा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेकिन इसका जो मतलब कि गठन हुआ था ये 1929 में हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। ये जो घोषणा हुई थी मतलब इसके गठन की 1928 में हुई थी, लेकिन ये घोषणा ये गठन 1929 में हुआ था। घोषणा 1928 और इसका गठन 1929 यानी कि 1 साल के बाद। और ये किसके नेतृत्व में, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पाम्पटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
चलिए, और यहाँ पे एक प्रश्न और भी कई बार पूछा जाता है कि विंस्टन चर्चिल के बारे में। तो एक प्रश्न तो ये था कि विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर करके संबोधित किया था। और विंस्टन चर्चिल जो थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जबकि 1857 के विद्रोह के समय पाम्स्टन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका था? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना यानी कि अली जिन्ना एक राजनीतिक, यह कथन किसका है? तो 134 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है मौलाना आजाद। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो ये सत्य और अहिंसा थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग बनाया था। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजगोपालाचारी ये स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। भारतीय गवर्नर की अगर बात किया जाए तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालाचारी थे और ये स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वराज दल। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है 137 नंबर प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका इनमें से कौन संबंधित थे? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से इनमें से भीमराव अंबेडकर संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1927 में ये प्रारंभ किया गया था बहिष्कृत भारत पत्रिका भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और 1924 में ही इन्होंने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना किया था। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पहले वीडियो का पीडीएफ दिया गया है डेमो के तौर पे, आप देख सकते हैं पीडीएफ की क्वालिटी कैसी है, उसके बाद आप निर्धारित कीजिएगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज लेना है या फिर नहीं। चलिए, अगला प्रश्न है 138 नंबर प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद इसमें मुख्य रूप से थे इसकी स्थापना में। तो जिस समय इसका स्थापना हुआ था इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन 1928 के बाद इसे कहा जाने लगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की जो स्थापना का श्रेय दिया जाता है ये दिया जाता है राजा महेंद्र लाल सिंह को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, राजा महेंद्र लाल सिंह। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये एक्चुअली में 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इस अधिवेशन जो कि मतलब कि पंजाब प्रांत की जो तत्कालीन राजधानी थी लाहौर, वहाँ पे ये बुलाया गया था और इसमें ही पूर्ण स्वराज को लेकर कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीज़ों को आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का शहर है? उत्तर प्रदेश का शहर इनमें से कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी और डी। तो सी और डी में देखेंगे तो अयोध्या और मथुरा ये उत्तर प्रदेश का शहर है, बाकी जयपुर राजस्थान में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, सी और डी। चलिए, इस बात बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? 142 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान में है। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जो भी मुगल शासक के मकबरे हैं वहाँ पे मैंने पेड पीडीएफ में सभी को डिटेल में डाल दिया है। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद गौरी के किस दास ने? तो 143 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था। तो मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था और बंगाल और बिहार पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक जो माना जाता है ये माना जाता है पुलकेशिन प्रथम को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 145 नंबर प्रश्न है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो थे ये किसके शासनकाल में थे? तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को ही अष्ट प्रधान कहा जाता था। तो राइट जो आंसर होगा ये होगा शिवाजी।
ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी। तो इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं बता दूं इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य इनमें से किससे संबंधित थे। रामानुजाचार्य इनमें से किससे संबंधित थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवाद से ये संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सल्तनत काल में अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे। अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे सल्तनत काल में। तो ये थे तुर्क वर्ग के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये तुर्क वर्ग के थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था। तो सांची का स्तूप का जो निर्माण किया गया था ये अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसे बनाया गया था और यह एक अर्धगोलाकार संरचना है जिसमें कि भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष को रखा जाता है। और इस स्तूप का जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण जो किया गया था ये अशोक के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस स्तन में हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो हुआ था ये किस स्तन में हुआ था। तो 150 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ये 78 एडी में हुआ था। ध्यान रखिएगा 78 एडी इस प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में 78 एडी एक्चुअली में 78 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में जो कनिष्क से संबंधित प्रश्न है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पे 2-4 प्रश्न है वो मैं आपके साथ यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ। तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था और वह 78 ईस्वी मतलब कि 78 ईस्वी का जो शक युग है इसका संस्थापक कहा जाता है। और उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और पुरुषपुर से बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को ले गया था। चरक और सुश्रुत कनिष्क के दरबार में रहते थे और इन्होंने कश्मीर के कुंडल वन में इसी का शासनकाल में ही चौथी बौद्ध परिषद इन्होंने बुलवाई थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये सभी को आपको ध्यान रहने वाला है। और जो एक और चीज़ है जो कि कनिष्क के दरबार में जो रहने वाले विद्वान थे, विद्वान में अगर मैं बात करूँ वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक ये सभी मतलब महत्वपूर्ण विद्वान थे जो कि कनिष्क के दरबार में थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये था कि चौथी बौद्ध संगति जो बुलाई गई थी कश्मीर के कुंडल वन में ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में बुलाई गई थी। और एक और है कि कला की गांधार शैली किसके समय में पनपी थी। तो कला की गांधार शैली जो थी ये कुषाणों के समय में ही पनपी थी। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पहला वीडियो जो था ये टेस्ट सीरीज 1 का, ये आपको कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो से अगर हेल्प मिली हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि 150 में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए तमाम जानकारी आपको स्क्रीन पे लिखा मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है और यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर भी है। इस व्हाट्सअप नंबर पे क्या करना है, आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। इस व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख के आप मैसेज करें, उसके बाद आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। और रही बात एक और, पिछले वर्ष मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल का जो PDF था उसका गलत उपयोग कर रहे थे। तो इस बार से अगर मेरे इस PDF का, इस चैनल के PDF का कोई भी किसी भी प्रकार का गलत इस्तेमाल करता है, अगर उसके बारे में ये आइडेंटिटी नहीं देता है कि ये PDF कहाँ से लाया गया है, जैसे मान लीजिए कि ये PDF का अगर वो इस्तेमाल करता है इस हमारे इस चैनल का नाम के साथ, BPSC मेकर के नाम के साथ या फिर लोगों के साथ, तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी इस PDF को अपना कहने का दावा करता है और इस पर PDF से वीडियो बनाता है या फिर कहीं सेल करता है तो ये कानूनन जुर्म होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इस बात से बचिएगा। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये जरूर आइडेंटिटी दीजिएगा कि ये PDF आपने कहाँ से लिया है, तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।